नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उस बंदर से शादी नहीं करूँगी। मैंने गुस्से में प्लेट वहीं सिंक में फेंक दी और फिर तेजी से पराठे बनाने लगी। माँ, जो किचन में मुझे ये खुशखबरी सुनाने आई थी, जो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, मेरे जवाब से बेहद नाराज हो गई। क्यों सोनल, तू क्या हूर की परी है जो वो तुझे बंदर लग रहा है? इतना अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान है, बल्कि हमारे मोहल्ले में उससे बढ़कर कोई नहीं है, और तू उसे बंदर कह रही है। कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी तो मैं उसी के साथ कराऊंगी। तुनकते हुए कहा, माँ, आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने उसमें? वो बिल्कुल चंपू है। उसे आजकल की दुनिया का कुछ भी नहीं पता। अपनी जिंदगी अब से 20 साल पीछे जी रहा है। वही तेल से चुपड़े बाल, लंबी शर्ट और ढीली ढाली पैंट। मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। मैं किसी हैंडसम, स्मार्ट और अमीर लड़के से शादी करूंगी, जो पढ़ा लिखा हो, अपना बिजनेस करता हो, या कम से कम कोई अच्छी नौकरी तो हो। वो ऑफिस जाए और मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर आए और गेट पर हॉर्न बजाए, तो मैं दौड़कर गेट खोलूं, उसके हाथ से कोट और ब्रीफकेस ले लूं। मैं तो धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खोने लगी थी कि तभी माँ के घूंसे ने मुझे हकीकत में ला पटका। सपनों से बाहर आ जा सोनल, ये सब सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत की जिंदगी देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, और तू बिजनेसमैन से शादी का सपना देख रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है सोनल। माँ गुस्से में कहती हुई किचन से बाहर चली गई और मैं गुस्से में नाश्ता बनाने लगी। मुझे लगने लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी बस ऐसे ही रोटियां बनाते और सिसकते सिसकते गुजर जाएगी। पापा हमें बचपन में छोड़कर चले गए थे और माँ ने सिलाई करके हमारा पेट पाला था। मेरी पढ़ाई भी किसी तरह करवाई थी और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूंगी और माँ के हालात सुधारूंगी। पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि पवन ने अचानक से रिश्ता भेज दिया। उसका नाम आते ही मेरा मन खट्टा हो गया। उसे क्या लगा मैं हाँ कर दूंगी? पहले अपनी शक्ल तो आईने में देखे। बड़बड़ाते हुए मैंने नाश्ता माँ के सामने लाकर रख दिया था। मन मेरे पहले हुए माँ को देखा कहाँ लगी सोनल, अकल से कम ऐसे अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? अरे हीरे जैसा लड़का है, खुद का मकान है, हमें और क्या चाहिए? मैंने गुस्से में कहा, माँ, ऐसा टूटा फूटा मकान मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इस टूटे फूटे पुराने मकान का अचार नहीं डालूंगी। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, कहाँ से टूटा फूटा है? बस दीवारों का प्लास्टर ही तो उखड़ा है। मेहनती लड़का है, देख लेना, अपनी मेहनत से सब ठीक कर लेगा। मैं पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई और अलमारी से एक मोबाइल निकाला जो विशाल ने मुझे दिया था, और मैं इसे अपनी माँ से छुपा कर रखती थी। हाँ, उसका नाम आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। विशाल मेरे सपनों का राजकुमार था। मैंने तुरंत उसे फोन मिलाया और कुछ ही घंटियों के बाद उसने फोन उठा लिया। कैसी हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। अच्छी नहीं हूँ विशाल, माँ मेरी शादी की जल्दी में है। तुम अपना रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते? हम शादी कर लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। विशाल मेरा क्लासमेट था और कॉलेज में हमारी मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। वह अमीर परिवार से था और उसके साथ रहकर मेरे सारे सपने सच हो सकते थे, तो भला मैं पवन से शादी क्यों करती? मेरी बेकरारी पर विशाल जोर से हंसा और कहने लगा, अभी शादी? मेरे माँ बाप तो मानेंगे ही नहीं।
अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर शादी का नाम भी लिया तो पापा जान से मार देंगे। और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 24 साल। मैंने नाराज होकर कहा, लेकिन विशाल, ये तो गलत बात है। अगर तुम अपनी उम्र और करियर की चिंता में लगे रहे तो मेरी तो शादी हो जाएगी। कम से कम अपने घर वालों से बात तो करो। हम मंगनी कर सकते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। विशाल ने कहा, ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा। उसकी इस बात पर ही मैं खुश हो गई और हमने देर तक बातें की। जब मैं सोने के लिए लेटी तो उसके ख्यालों में डूबी हुई थी, मगर उसके साथ साथ पवन का चेहरा भी मेरे मन में उभरने लगा और मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। पवन हमारे मोहल्ले में ही रहता था। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और वो अपनी दूर की मासी के साथ रहता था। उसका खुद का मकान था और एक दुकान, जहां आटा चक्की लगाकर गेहूं और मसाले पीसता था। पूरा दिन वो सफेद धूल में लिपटा रहता और पुरानी सी मोटरसाइकिल पर फटफट करता निकलता। अजीब सा पुराने ख्यालों का लड़का था। न उसे जिंदगी जीने का कोई तरीका आता था, न किसी चीज की ख्वाहिश थी, न कोई फैशन सेंस था, न किसी चीज का शौक। पता नहीं कब उसने मुझे देखा और कब मुझे पसंद कर बैठा। उसने अपनी मासी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया और माँ तो इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थी। लेकिन मैंने सोच लिया था, मरकर भी मैं पवन से शादी नहीं करूंगी। मैं भूल गई थी कि नसीब भी कोई चीज होती है और भगवान ने मेरे नसीब में पवन को ही लिखा था, जो मुझे जल्द ही मिलने वाला था। माँ ने पवन के रिश्ते पर हाँ कर दी थी और मेरी हर मिन्नत अनसुनी हो रही थी। उधर विशाल की तरफ से भी कोई पक्की बात नहीं हो रही थी। उसके माँ बाप मंगनी के लिए भी तैयार नहीं थे। विशाल ने मुझसे कहा, सोनल, ऐसा करते हैं, हम भाग चलते हैं, भागकर शादी कर लेंगे, बाद में मेरे माँ बाप मान ही जाएंगे। अब मेरे पास भी भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है विशाल, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। माँ तो हथेली पर सरसों जमाए बैठी हैं। अगले 15 दिनों में मेरी शादी उस चंपू से करवा देंगी। विशाल राजी हो गया। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। माँ ने मुझे शक नजरों से देखा और पूछा, क्या बात है सोनल, आज तो कॉलेज के लिए बड़ी सजीद जा रही है। मैं थोड़ी झिझक गई और जल्दी से जवाब दिया, माँ, कॉलेज में एक फंक्शन है। मैं माँ की नजरों से बचती हुई घर से निकल गई। मेरे हाथ में कॉलेज बैग था, जिसमें किताबों की जगह मैंने अपना जरूरी सामान रख लिया था। मैं कॉलेज के लिए निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर मैंने एक ऑटो रोका और विशाल के बताए पते पर पहुंच गई। विशाल मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और खुशी से मेरा स्वागत करते हुए मुझे फ्लैट में ले गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन यह करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो माँ मेरी शादी पवन से कर देती और मैं विशाल को खोना नहीं चाहती थी। जब मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। वहाँ 4 लड़के पहले से बैठे हुए थे। मैंने घबराकर विशाल की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैंने कहा, विशाल, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि यह तुम्हारे दोस्त का फ्लैट है और हम अकेले होंगे। और हम शादी कब करेंगे? विशाल हंसते हुए बोला, अरे शादी की जल्दी क्या है? जो काम शादी के बाद करना है वो पहले कर लेते हैं, फिर शादी भी हो जाएगी। यह कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वे चारों लड़के शैतानी से हंसने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने कहा, विशाल, मुझे घर जाना है। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। दरवाजे की ओर बढ़ी
लेकिन विशाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले हमें खुश तो कर दो। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते थे, तो मेरी इज्जत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। विशाल ने हंसते हुए कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शादी का ढोल मैं अपने गले में नहीं डाल सकता। तुम हमें खुश करो और हम तुम्हें खुश कर देंगे। इसके बदले तुम्हें पैसे भी देंगे। आखिर तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम अपने शौक पूरे करो और हम अपना मजा। यह कहकर वे चारों मेरी तरफ बढ़े। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे 5 और मैं अकेली। मैं उनके बीच फंस चुकी थी। तभी बाहर पुलिस का सायरन सुनाई दिया। थोड़ी ही देर में हमारे गेट पर खटखट हुई। उन सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दरवाजा विशाल ने खोला और सामने पुलिस को देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने देखा कि पुलिस के पीछे कोई और नहीं बल्कि पवन खड़ा था। मुझे उस वक्त पवन से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं लगा। मैं दौड़कर पवन के सीने से लग गई थी। पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार कर लिया था और पवन मुझे इज्जत से घर ले आया था। पवन ने रास्ते में मुझे बताया कि जब तुम कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो मैं रोज ही तुम्हें अपनी दुकान से देखा करता था। यह मेरा बहुत पुराना शौक है। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन बन जाता था। उसे दिन भी मैं तुम्हें देख रहा था। तुम ऑटो में बैठी है तो ऑटो वाले को कुछ समझने लगी थी। मैंने नोट किया कि तुम रोज वाले ऑटो को छोड़कर किसी दूसरे ऑटो में बैठी थी। हालांकि तुम कॉलेज जाने के लिए ही घर से निकली थी। तुम्हारा होलिया बता रहा था, लेकिन किसी और ऑटो में बैठकर कहीं और जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कुछ खतरे की घंटी बजी थी, इसलिए मैं दुकान से उठकर तुम्हारे पीछे आने लगा था। और फिर तुम एक लड़के से मिली थी और यह लड़का तुम्हें या फ्लैट में लेकर आया। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है और मैंने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया और टाइम पर पुलिस आ गई थी। मैं पवन का धन्यवाद किया था। मुझे इतनी जल्दी घर पर देखकर माँ हैरान थी। उन्होंने कहा, सोनम, तू तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और ये इतनी परेशान क्यों दिख रही है? तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? मैंने कहा, माँ, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए जल्दी लौट आई हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। विशाल ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। आज वह मेरी इज्जत को खराब करने चला था। अगर पवन समय पर न पहुँचता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मुझे पता था कि पवन भी शायद मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं हैरान रह गई जब अगले ही दिन माँ ने मुझसे कहा कि पवन शादी के लिए जोर दे रहा है। वह 8 दिन बाद ही शादी करना चाहता था। दोनों ओर से कोई बड़े इंतजाम नहीं होंगे, बहुत सादगी से शादी होगी। मैं सोच में पड़ गई, पवन कैसे मुझसे शादी कर सकता था? सब कुछ जानते हुए उसने मेरी इज्जत बचाई थी, लेकिन फिर भी मैं पवन के साथ खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। पवन जैसा जीवन साथी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो उसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में भी शर्म आती। हाँ, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन शादी जिंदगी भर का सवाल था। मैंने माँ से कहा, मैं एक बार पवन से मिलना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात मान ली। अगले दिन पवन मुझसे मिलने आया और माँ ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया। जैसे ही वह कमरे में आया, मैंने बिना कोई वक्त गवाए कहा, पवन, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसके बदन से मसालों की गंध मेरी नाक में घुसने लगी। मैंने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया।
मैं मन ही मन सोचने लगी, इस इंसान के साथ मैं कैसे पूरी जिंदगी बिता पाऊंगी। शायद वह सीधे अपनी दुकान से आया था। उसके तेल लगे बालों में आटे की धूल चिपकी हुई थी। पवन ने धीरे से कहा, सोनल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें धोखा खाने के बाद अकल आ गई होगी और मेरे रिश्ते से अब कोई एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन पवन, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। क्या तुमने खुद को देखा है? ये तेल से चिपके बाल और शरीर से उठती मसालों की बदबू। मैं तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। मैं यह शादी नहीं करना चाहती। विशाल से धोखा खाने के बावजूद भी मेरी आंखों से पवन से नफरत की पट्टी अब तक आंखों से नहीं उतरी थी। मेरी बात सुनकर पवन की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप कमरे से निकल गया। लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थी, बल्कि खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रही थी और मैं यह सब देखकर हैरान थी। हैरानी से मैंने माँ से पूछा, पवन ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया? माँ ने कहा, क्यों करेगा? वह तो दिल से शादी के लिए राजी है। मुझे पवन पर बहुत गुस्सा आया। मेरे इतनी बार मना करने के बावजूद उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ गया। माँ की जिद और धमकियों के चलते मुझे दुल्हन बनकर तैयार होना पड़ा। दिल से मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे पवन से शादी करनी पड़ी। शादी की रात मैंने सब कुछ उतार कर एक और फेंक दिया। पवन का ख्याल आते ही मेरा मन मिचलाने लगा। भला मैं उसे अपने करीब कैसे आने दे सकती थी? जब पवन कमरे में दाखिल हुआ और मुझे इस हाल में देखा तो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कहा, सोनल, ये क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुमने ये क्या हाल बना रखा है? मैंने उंगली उठाते हुए और तैश में कहा, भूल जाओ कि आज हमारी सुहाग रात है। तुमने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी मानने का सपना मत देखना। मैं तुम्हें कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। क्या एहसान करके तुमने मुझे खरीद लिया है? यह कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगी। पवन कुछ देर तक मुझे बेबस नजरों से देखता रहा। फिर उसने कहा, सोनल, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने चुपचाप तकिया उठाया और बेड पर जाकर लेट गई। वह जमीन पर चादर बिछाकर सो गया। हम दोनों शादी के हंगामे से थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। शादी के अगले दिन से मेरी जिंदगी एक रूटीन की तरह चलने लगी। न कोई नए बहू के नखरे थे, न रस्म रिवाज। पवन के घर में कोई नहीं था जो इन सब का हिस्सा बनता। मजबूरन मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी पवन से की। धीरे धीरे जिंदगी एक ढर्रे पर आने लगी। पवन मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ नहीं झुक पा रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं पवन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पवन अक्सर मुझे प्यार भरी नजरों से देखता था, लेकिन मेरा ठंडा रवैया देखकर अपने कदम रोक लेता था। कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी मदहोशी दिखती थी। वह जवान मर्द था और उसके जज्बात भी मेरे करीब आने के लिए तड़पते होंगे, लेकिन मैं उसे अपने करीब आने देना नहीं चाहती थी। फिर एक रात वह हो ही गया जिससे मैं दूर भाग रही थी। ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा था और अब जमीन पर सोने से पवन को ठंड लगने लगी थी। ठंड उसकी पसलियों में बैठ गई थी और उसे भयंकर जुकाम हो गया था। डॉक्टर ने उसे ठंड से बचने की सख्त हिदायत दी थी,
मजबूरन मुझे पवन से कहना पड़ा कि वह बेड पर ही सो जाए। हालांकि मैंने बीच में तकिए की एक बाउंड्री बना दी थी ताकि हम अलग रहें। लेकिन न जाने रात का कौन सा पहर था कि मुझे लगा मेरे शरीर पर कोई हल्के हल्के स्पर्श कर रहा था। मैंने छत की ओर देख रही आंखों को खोलकर पाया कि मैं पवन के बहुत करीब थी। न जाने सोते में मैं उसके पास गई थी या वह मेरे पास आया था, लेकिन मैं अब उसके इतने करीब थी कि उसकी संगत को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। मेरी सांसें थमी हुई थी और पवन के हाथ धीरे धीरे मेरे बदन पर सरक रहे थे। शायद वह जाग रहा था। उसकी हर हरकत मेरे शरीर में बिजलियों सी गूंज पैदा कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे दूर कर दूं, उससे दूर हट जाऊं, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मेरा पूरा शरीर उसके स्पर्श से बहकने लगा था। जैसे ही उसके हाथ मेरे पेट से ऊपर की ओर बढ़े, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी इस हरकत पर पवन ने मुझे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया और मदहोशी भरे लहजे में कहा, नहीं सोनल, अब और नहीं। अब मैं और तुम्हारे दूर नहीं रह सकता। मेरी भावनाओं को समझो सोनल। हम पति पत्नी हैं और मैं कब तक तुमसे दूर रह सकता हूँ। यह कहते हुए उसने हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दी। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। उस रात के बाद हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो गया था। पवन तो पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा, लेकिन मैं अपने दिल से उसे अब भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ ही समय बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह सुनकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई, जबकि पवन तो खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं रख रहा था। वह हवाओं में उड़ने लगा था। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो पवन मुझे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर कुछ चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा, 1 महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब डिलीवरी में कुछ परेशानी आ रही है। हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। यह सुनकर पवन घबरा गया। डर तो मुझे भी लग रहा था। मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं हल्की बेहोशी में थी, लेकिन डॉक्टरों की बातें सुन सकती थी। एक डॉक्टर कह रहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका खून बहना रुक जाए, लेकिन अगर इन्हें जल्द से जल्द खून नहीं मिला तो इनका बचना मुश्किल है। पवन डॉक्टर से कह रहा था, कुछ भी करो पर मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा। हम ब्लड के लिए बात कर रहे हैं और ब्लड 3 घंटे में पहुंच भी जाएगा, लेकिन 3 घंटे तक अगर इन्हें ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। यह सुनकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आसपास नर्स को देखा तो महसूस हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। नर्स ने मुझे होश में आते देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, आप ठीक हैं? सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसने पवन के बारे में जो कहा, उसने मेरा दिल धक से कर दिया। मैंने घबराकर पूछा, मेरे पति को क्या हुआ? नर्स ने बताया, जब आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था तब आपके पति ने कहा, मेरा ब्लड चेक करो, मेरी पत्नी को मेरा खून चढ़ा दो, और इत्तेफाक से उनका ब्लड ग्रुप भी आपसे मिलता था। उन्होंने अपना खून आपको दिया और आपकी जान बचाई। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल पवन के लिए तेज धड़कने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे कितना प्यार करता था और उसने मेरे लिए अपनी जान तक देने से नहीं हिचकिचाया। लेकिन आगे जो नर्स ने कहा था, मेरा दिल थम गया था। नर्स कहने लगी, लेकिन हम पवन के शरीर से ज्यादा खून नहीं निकाल सकते थे।
फिर भी वह बार बार मुझे ब्लड देते रहे, यहाँ तक कि अब उनकी जान को खतरा हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि उनका बचना नामुमकिन है। यह सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तुरंत कहा, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। मैं इमरजेंसी रूम में गई। पवन बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक एक बूंद उसके शरीर से निकल चुकी थी। मैं तड़पकर उसके सीने से लग गई और रोते हुए कहा, पवन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी आखिरी बूंद तक दे दी और मैं कभी तुम्हारी कदर ही न कर सकी। पवन ने हल्की सी आंखें खोली और मुझे देखकर धीरे से कहा, सोनम, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम जियोगे और हम दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। उस पल पहली बार मेरे दिल में पवन के लिए मोहब्बत उमड़ने लगी। मैं चाहती थी कि वह किसी भी तरह बच जाए, लेकिन अगला ही पल ऐसा था कि मैं उसकी छाती पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हड़बड़ा कर उठी और डॉक्टर से पूछा, मेरे पति पवन कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। समय पर ब्लड का इंतजाम हो गया था और आपके पति को खून चढ़ा दिया गया है। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद हम तीनों, मैं, पवन और हमारा बेटा, घर लौट आए। कुछ दिन मेरी माँ हमारे साथ रही और हमारी देखभाल की। जब मैं थोड़ी ठीक हो गई तो मैंने खुद से घर को संभाल लिया। अब तो मेरा हाल यह हो गया था कि पवन के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। पवन अब मेरा सब कुछ बन चुका था। मेरा बच्चा और मेरा पति ही मेरी पूरी कायनात थे। मेरे प्यार और ध्यान से अब पवन भी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी पर्सनालिटी में निखार आने लगा था और उसका काम भी चमकने लगा था। उसने अपनी दुकान पर कुछ लड़के काम के लिए रख लिए थे और अब घर में खुशियां और समृद्धि लौट आई थी। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसके दिल की खूबसूरती मायने रखती है। जब रिश्तों में आपसी मोहब्बत हो तो इंसान खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। जैसा कि मुझे अब पवन से बेहतर कोई और नहीं दिखता। उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को जीत लिया था और अब वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।